बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट चैप्टर कौमी आमदनी। इसमें कौमी आमदनी की पैमाइश के तीन में से दो तरीके आप समझ चुके हैं। तीसरा तरीका है अखराजात का तरीका, और इस तीसरे तरीके से मुताबिकत रखते हुए जो कौमी आमदनी का मफ़हूम बयान किया है वो प्रोफेसर फ़िशर ने किया है। सो प्रोफेसर फ़िशर के नज़दीक कौमी आमदनी क्या है? तमाम अशिया व खिदमात जितनी भी सर्फ़ की जाती हैं मखसूस अरसा वक्त में, उन्हें कौमी आमदनी कहा जाता है। तो अब बिल्कुल पहले दो तरीक़ों की हिदायत की तरह इस तीसरे तरीके जो अखराजात का तरीका है आपको सफ़ा नंबर 9 की आखिर में बिल्कुल नज़र आएगा। आखिरी 2-3 लाइनें हैं ये अखराजात का तरीका। तो इस तरीके में भी अपने हेडिंग के बाद प्रोफेसर फ़िशर की बयान करदा कौमी आमदनी की तारीफ़ लिखनी है और फिर इस तरीके की वजाहत पर आना है। तो इस तरीके पैमाइश के मुताबिक मुल्क के तमाम बाशिंदों की मुख्तलिफ अशिया व खिदमात पर होने वाले अखराजात को जमा किया जाता है। तमाम बाशिंदों जितने भी अफराद हैं, अब वो अफराद हुकूमत के हैं या हुकूमत से बाहर वो प्राइवेट इदारों के हैं, या इंसान घरों में रहकर जो कुछ भी खर्च करता है, चाहे वो मुनाफा कमाने की खातिर खर्च करता है या फिर वो अपनी ज़रूरियात पूरी करने की खातिर खर्च करता है, वो अब मुल्क की अशिया पर खर्च करता है या फिर वो बैरून मुल्क की अशिया पर खर्च करता है। तो जो कुछ भी वो खर्च करेगा, जिस भी किस्म के उसके अखराजात हैं, उन तमाम अखराजात को जब हम जमा करेंगे तो कौमी आमदनी की पैमाइश हासिल हो जाएगी, कौमी आमदनी का तखमीना हमारे पास आ जाएगा। तो ये तरीका भी पहले दो तरीक़ों से मिलता जुलता ही है, और इससे भी कौमी आमदनी का जो आपके पास तखमीना आएगा वो पहले दो तरीक़ों के तकरीबन करीब ही होगा। तो इस तरीके के 4 हिस्से हैं। पहला है हिस्सा निजी सरफ़ी अखराजात। निजी का मतलब होता है ज़ाती, यानी एक शख्स का अपना। अब एक शख्स का अपना ख़र्चा अपनी ज़ात पर क्या है, उसका अपने खाने पीने पर, उसका अपने रहने सहने पर, दवाई वगैरह पर, जो भी उसका कहीं आने जाने का है, जो उसने अपनी ज़ात पर ख़र्च किया है, वो तमाम किस्म के अखराजात निजी सरफ़ी अखराजात में शामिल हैं, यानी प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स। फिर दूसरा हिस्सा है इसमें निजी सरमायाकारी के अखराजात। अब तमाम अफराद सिर्फ अपनी ज़ात पर ही तो नहीं खर्च करते, वो मज़ीद आमदनी हासिल करने के लिए भी तो खर्च करते हैं ना। जैसे किसी के पास कुछ सरमाया है तो उसने किसी कारोबार में लगा दिया, तो क्या हुई? सरमायाकारी हुई। सरमायाकारी भी क्या है? किसी का उसने खर्च ही किया है अपनी आमदनी को। तो जो सरमायाकारी की खातिर भी खर्च किया है वो भी इस अखराजात के तरीके में शामिल होगा। तो निजी सरमायाकारी के अखराजात ग्रॉस प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी शामिल हैं। तीसरा हिस्सा है सरकारी सरफ़ी और सरमायाकारी खर्च। अब हमारी हुकूमत, सरकारी का मतलब है हुकूमत, जो हुकूमत खर्च करती है। अब हुकूमत कहाँ खर्च करती है? हुकूमत अपनी हुकूमत पर भी खर्च कर रही है, यानी हुकूमत पार्लियामेंटेरियंस वगैरह को या अपनी हुकूमत को कायम रखने के लिए, इस रियासत को कायम रखने के लिए जो खर्च करती है वो शामिल है। इसके अलावा हुकूमत मज़ीद आमदनी पैदा करने के लिए जो कुछ मंसूबे शुरू कर लेती है, कुछ तामीराती काम शुरू कर लेती है, जिनसे मज़ीद तरक्की हासिल होती है, मज़ीद पैदावारी काम जन्म लेते हैं, रोज़गार में इजाफ़ा होता है, तो वो अखराजात सरमायाकारी में शामिल हैं, वो भी शामिल हैं। यानी हुकूमत का ख़र्च भी हम आम इंसानों की तरह दो तरह से ही है। एक ऐसा ख़र्च जो हुकूमत हुकूमती फ़राइज़ को अंजाम देने के लिए कर रही है, लेकिन उसके बदले हुकूमत को कोई ख़ास मुआवजा हासिल होता नहीं है। जैसे इंतकाली अदाइयाँ हैं और पेंशन देती है, वज़ाइफ देती है बच्चों को, तो ज़कात या फंडिंग भी दे देती है, मदद कर देती है, सब्सिडीज़ की सूरत जो आने हैं वो काम करती है। तो ये सब काम क्या हैं? इसके बदले कोई एक नई शय पैदा नहीं हुई, ये हुकूमत ने खर्च किया है क्योंकि हुकूमत का फ़र्ज़ था। तो यह सरकारी सरफ़ी खर्च है। अब हुकूमत कुछ पैदावारी कामों पर भी खर्च करती है, जैसे कोई डैम बना दिया या कोई रोड बनाई है या ट्रांसपोर्टेशन से मुतल्लिक कोई भी काम किया है, फिर या हॉस्पिटल बनाया है या कोई स्कूल बनाया है, तो वहाँ जब भी ये तमाम तामीराती काम होंगे, कुछ पैदावारी कामों पर हुकूमत खर्च करेगी, तो क्या होगा? मज़ीद रोज़गार के मौक़े पैदा होते हैं, मज़ीद आमदनी पैदा होगी।
तो ये है सरमायाकारी वाला खर्च। तो हुकूमत भी सर्फ भी करती है और सरमायाकारी भी करती है। तो हुकूमत का जो सर्फ और सरमायाकारी, इन दोनों को हमने एक ही हेडिंग में शामिल कर दिया है, सरकारी सर्फ और सरमायाकारी का खर्च। चौथा हिस्सा इसमें शामिल है बैरूनी शोबे के अखराजात। अब बैरूनी शोबा क्या है? जो हमारा बैरून ममालिक से लेन देन होता है अशिया का, जो तबादला है, जो हम दरामद और बरामद करते हैं मुख्तलिफ़ अशिया और ख़िदमात को, वो इसमें शामिल हैं। तो ये 4 हिस्से अखराजात के तरीके में हैं। इन चारों हिस्सों में जिस भी तरीके से कोई भी किस्म का ख़र्च हो वो हम शामिल करेंगे, और इन चारों हिस्सों को जब जमा किया जाएगा तो हमें कौमी आमदनी हासिल हो जाएगी। इस तरीके में भी एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि किसी शय पर आने वाला जो भी खर्च है वो हमें सिर्फ एक मरतबा ही शुमार करना चाहिए, उसे 2 बार हम शामिल ना करें। मसलन अब एक शख्स ने खर्च किया है अपनी गाड़ी पर, उसने जो गाड़ी ख़रीदी है वो बिल्कुल नई गाड़ी ख़रीदी है, गाड़ी बनी और उसने ख़रीद ली। अब एक शख्स है, उसने इस्तेमाल शुदा गाड़ी ख़रीदी है। अब वो क्या है, वो तो सिर्फ मलकियत ही बदली है ना। एक मुल्क के आमदनी में तो कोई फ़र्क नहीं आया, कौम की आमदनी में तो कोई फ़र्क नहीं आया। हाँ, उस शख्स के लिए बड़ा है ओहदा, लेकिन एक कौम के लिहाज से कि एक फ़र्ज से निकल के दूसरे को चली गई, कौम की आमदनी पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं किया। तो इसलिए ये जो लेन देन होते हैं इस्तेमाल शुदा अशिया के, इनको ज़रा एहतियात से लेकर हमें चलना चाहिए और इनके अखराजात को शामिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पहले ही किसी और शख्स के नाम से सरफ़ी अखराजात में या सरमायाकारी के अखराजात में शामिल हो चुके हैं। अब हम एक और नए शख्स जिसने वो इस्तेमाल शुदा शय को ख़रीदा उसके नाम से भी खर्च में शामिल करने लगे, तो ये वही डबल काउंटिंग यानी 2 बार शुमार की गलती का हमें अंदेशा होगा। तो इस अखराजात के तरीके में ये जो तीसरा तरीका है, सबसे पहले आपने क्या लिखना है, प्रोफेसर गार्डनर एक लेखी बयान करता कौमी आमदनी की तारीफ़। फिर ये बताना है कि इनके 4 हिस्से हैं, 4 हिस्से कौन कौन से हैं, 4 हिस्सों के नाम लिखने हैं। जिस बात का एहतियात करना है वो नीचे एहतियात भी बताई गई है कि अखराजात को सिर्फ एक दफ़ा ही शुमार किया जाए, 2 बार शुमार ना किया जाए। अच्छा, अब इस तरीके को इंशाई सवाल के लिहाज से मज़ीद लेंथी जो आपने लंबा करना है वो कैसे है कि मज़ीद वजाहत दें। इसमें मज़ीद वजाहत कैसे दे सकते हैं कि निजी सरफ़ी अखराजात क्या हैं, इसकी का मफ़हूम आप लिख दें, इसकी हेडिंग देकर पहले हिस्से की इसकी तारीफ़ लिख दें। इसी तरह से फिर दूसरे हिस्से की हेडिंग देकर उसकी तारीफ़ लिख दें, और ये आपको तारीफ़ें आखिर में इस चैप्टर के भी मिल जाएंगी और वो अलग से भी टॉपिक हम समझेंगे। आपने इस हिस्से की पोर्शन में जो अगला काम करना है वो यही काम करना है जो आपके चैप्टर के आखिर में सर्फ दिया गया है। आपने सर्फ की तारीफ़ निजी सर्फ़ी अखराजात में लिख देनी है, और जो आपके चैप्टर के आखिर में दिया गया है सरमायाकारी के नाम से, तो आपने जो सरमायाकारी की वहाँ तारीफ़ है वो लिख देनी है। अब सर्फ की जो तारीफ़ है वो सफ़ा नंबर 11 पर है मौजूद, जहाँ लिखा गया है सर्फ यानी कंजम्पशन, और सर्फ से मुराद है आमदनी का वो हिस्सा जो सर्फ़ी अशिया और ख़िदमात पर खर्च किया जाए। फिर इसी तरह से सफ़ा नंबर 11 था पहले, सफ़ा नंबर 13 पर आपको सरमायाकारी यानी इन्वेस्टमेंट की हेडिंग नज़र आएगी, और उसके बिल्कुल नीचे 2 लाइनें लिखी गई हैं। तो वो 2 लाइनें ही आपने तारीफ़ की याद करनी है, और वो जो तारीफ़ है वो यहाँ से शुरू होगी, यानी पहली 3 लाइनें छोड़ देंगे आपने सरमायाकारी की हेडिंग के बाद, जहाँ लिहाजा का लफ्ज़ लिखा गया। सरमायाकारी से मुराद अफराद की बचाई हुई रकूम को ऐसे कामों या मंसूबों पर में लगाना है जहाँ से मज़ीद आमदनी हासिल होने की हमें उम्मीद हो। तो सरमायाकारी का मतलब यही है कि जहाँ से आपकी आमदनी में इजाफ़ा हो। अब वो जिस तरह के भी काम है तो वो आपकी सरमायाकारी में शामिल है। नए कारखाने तामीर करना, नई मशीनें लगाना, कोई भी नया काम कर रहे हैं जिससे आपकी आमदनी में इजाफ़ा मुमकिन है, वो सरमायाकारी के अखराजात होते हैं। तो निजी सर्फ़ी अखराजात में जो आम अफराद अपनी ज़रूरियात को पूरा करने की खातिर खर्च करते हैं, ये तारीफ़ लिख देनी है सर्फ की सफ़ा नंबर 11 पर। सफ़ा नंबर 13 पर सरमायाकारी की तारीफ़ दी गई है 2 लाइनों की, वो आपने दूसरा हिस्सा जो निजी सरमायाकारी के अखराजात हैं इसमें इसकी वजाहत के तौर पर लिख देनी है वो तारीफ़।
तीसरे में वो पहले ही चूँकि आप वजाहत दे चुकी हैं कि सरफ़ी और सरमायाकारी के अखराजात से क्या मुराद है। तीसरे में आपने सिर्फ ये एक लाइन ही लिख देनी है कि हमारी हुकूमत जो कुछ भी सर्व करती है गैर पैदावारी और पैदावारी कामों पर जो सरमायाकारी करती है वो तमाम अखराजात भी हमें शामिल करने चाहिए। और चौथा हिस्सा दिया गया है बैरूनी शोबे के अखराजात। तो चौथे हिस्से में भी आपने लिख देना है कि जो भी दरामद और बरामदी अशिया होती हैं उनको भी हमने इसमें शामिल करना है। सो दरामदात और बरामदात पर आने वाले खर्चे को भी मलहूज़े खातिर रखना होता है जब आप अखराजात के तरीके की मदद से कौमी आमदनी की पैमाइश करते हैं। तो इस तरीके को पढ़िएगा और जब ये तीनों तरीके आपको समझ में आ जाएं बहुत अच्छे से तो फिर अपने लिए नोट्स बनाकर हैंड रिटन फॉर्म यानी लिख कर रख लीजिएगा, ताकि फिर जब कभी भी आपको टेस्ट के लिए या कहीं पर भी इससे इंशाइया सवाल के तौर पर भी याद करना हो तो आपके पास मुकम्मल नोट्स बने हुए हों और आप हर तरीके के हेडिंग के बाद जो उस तरीके से मुताबिकत रखती हैं मर्शदान की तारीफ वो लिखेंगे, उस तरीके की वजाहत करेंगे, उसमें जो एहतियातें हैं वो लिखेंगे, तो आपका सवाल बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़।